सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं विज्ञान का एक टॉपिक। इस टॉपिक के अंतर्गत हम तापमापन पैमाने भी पढ़ेंगे, साथ में हम विटामिन की बात भी करेंगे, क्रांतियों की भी बात करेंगे और चिकित्सा संबंधी आविष्कारों की भी इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं एक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं हम तापमापन की। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तापमापन क्या होता है? ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या मापने के लिए? ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं। और तापमापी प्रमुख रूप से 4 प्रकार के पैमाने प्रचलित थे। ताप मापने के लिए 4 प्रकार के पैमाने प्रमुख रूप से प्रचलित थे। एक को बोलते हैं सेल्सियस पैमाना। क्लियर है? एक को बोलते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना, एक को बोलते हैं रोमर या रूमर पैमाना, एक को बोलते हैं केल्विन पैमाना। क्लियर है? एक सेल्सियस पैमाने को C से दर्शाते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने को F से दर्शाते हैं, रूमर पैमाने को हम R से दर्शाते हैं और केल्विन पैमाने को हम क्या K से दर्शाते हैं। क्लियर है? एक एक करके बात की जाए तो सेल्सियस पैमाने की अगर बात की जाए तो इसमें बोलते हैं सर हिमांक बिंदु। क्लियर है? एक बोलते हैं हिमांक बिंदु और एक बोला जाता है इसके अंदर भाप बिंदु। क्लियर है? हिमांक बिंदु को ही क्या बोला जाता है? अधो बिंदु भी बोला जाता है और भाप बिंदु को ऊर्ध्व बिंदु भी कहा जाता है। क्लियर है? ध्यान रखना। तो इसके अंदर जब सेल्सियस पैमाना मापेंगे तो 2 बिंदु की बात करेंगे। अगर हिमांक बिंदु आएगा तो फिर भाप बिंदु आएगा और हिमांक बिंदु को ही बोलते हैं अधो बिंदु और भाप बिंदु को बोलते हैं ऊर्ध्व बिंदु। क्लियर है? तो जब इसके अंदर भी हिमांक बिंदु भाप बिंदु आएगा, इसमें भी हिमांक बिंदु भाप बिंदु। हिमांक बिंदु को ही क्या कहा जाता है? अधो बिंदु और भाप बिंदु को ही क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व बिंदु। क्लियर है? तो जब सेल्सियस का पैमाना मापते हैं तो इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? उसी को अधो बिंदु कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेल्सियस पैमाने में भाप बिंदु कितना होता है तो आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? तो हिमांक बिंदु 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस ये होता है भाप बिंदु। किसमें? सेल्सियस पैमाने में। अगर ऐसा ही पूछा जाए आपसे फ़ारेनहाइट में कि फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु कितना होता है तो फ़ारेनहाइट में अगर बात की जाए तो फ़ारेनहाइट के अंदर हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या होता है? हिमांक बिंदु। इसी को क्या बोलते हैं? अधो बिंदु। आगे बात करेंगे हम। और अगर इसमें आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट पैमाने में भाप बिंदु क्या होता है तो आप बोलोगे भाप बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? किसकी बात करेंगे? फ़ारेनहाइट में। तो अधो बिंदु 32 डिग्री और भाप बिंदु कितना हो जाएगा? 212 डिग्री। अधो और ऊर्ध्व या हिमांक या भाप बिंदु बोलेंगे। चलो इसी टाइप से बात करते हैं रोमर पैमाने में। रोमर पैमाने में अगर आपसे पूछा जाए हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु एक्चुअली होता क्या है? जिसपे पानी बर्फ जम जाता है। और भाप बिंदु क्या होता है? जिसपे पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ये ठंडा होता है, ये गर्म रहता है। तो अगर आपसे पूछे रूमर पैमाने का हिमांक बिंदु क्या है तो आप बोलोगे रूमर पैमाने का हिमांक बिंदु 0 डिग्री है। क्लियर है? और इसका अगर आपसे पूछे भाप बिंदु क्या है, आप पूछोगे भाप बिंदु क्या है तो आप बोलेंगे इसका भाप बिंदु 80 डिग्री आर है। क्या है? 0 से 80 है। ये कहां से कहां तक था? 32 से 212। और सेल्सियस क्या था? 0 से 100 डिग्री तक था। क्लियर है? इसी टाइप से आपसे पूछे केल्विन पैमाने का भाप बिंदु हिमांक बिंदु और भाप बिंदु क्या है तो केल्विन पैमाने का हिमांक बिंदु हो जाएगा 273 डिग्री 0.15 डिग्री केल्विन। क्लियर है? 273.15, कहीं कहीं 273 ही दिया रहता है लेकिन 0.15 डिग्री केल्विन होता है। क्लियर है? और अगर आपसे पूछे भाप बिंदु क्या है तो आप बोलना 373.15 डिग्री केल्विन। क्लियर है? 273.15 373.15 डिग्री क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। क्लियर है? ये होते हैं हिमांक बिंदु और ये होते हैं भाप बिंदु। चलो थोड़ा सा डिस्कस में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रूमर पैमाना और केल्विन पैमाना। क्लियर है? तो इनकी बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाती है सेल्सियस पैमाने की। क्लियर है? तो सेल्सियस पैमाना होता क्या है? इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। नाम ही क्या था वैज्ञानिक का? नाम सेल्सियस ही कहा था। ठीक है? तो सेल्सियस ने अगर किया था आविष्कार तो इसका नाम सेल्सियस रखा गया। इस पैमाने को सेल्सियस पैमाना कहता है। इस पैमाने में अधो बिंदु, अभी हम पढ़ के आए थे, अधो बिंदु को ही हिमांक बिंदु कहते हैं। और ऊर्ध्व बिंदु के बीच मूल अंतराल कितने होते हैं? 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। क्लियर है? अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच में कितने अंतराल होते हैं? 100। किस टाइप से? अगर आपसे पूछा जाए अधो बिंदु कितना होता है इसमें सेल्सियस में तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे बोला जाए ऊर्ध्व बिंदु कितना होता है
तो आप बोलोगे सर ऊर्ध्व बिंदु जब मापते हैं तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताइए 0 से लेके 100, क्लियर है, तो बीच में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चलता है, तो ऐसे 0 से लेके टोटल कितने होते हैं 100। तो ऐसा बोलते हैं अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच में कितने अंतराल होते हैं, 100 अंतराल होते हैं, 0 से लेके 100 तक। इस अधो बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, हिमांक बिंदु, और ऊर्ध्व बिंदु को हम क्या कहेंगे, भाप बिंदु। क्लियर है, हिमांक और भाप बिंदु। तो आपसे पूछा जाए सेल्सियस पैमाने में कितने बराबर भागों में बांटा है, तो 0 से लेके 100 मतलब कितने भागों में बांटा गया है, 100 भागों में इसे बांटा गया है। क्लियर है, अधो बिंदु कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ऊर्ध्व बिंदु कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आपसे कभी पूछे हिमांक बिंदु कितना होता है, तो ये हिमांक है, और यही क्या है, भाप बिंदु है। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो सेल्सियस पैमाने के वैज्ञानिक का नाम क्या था, सेल्सियस, और ये कहां के थे, स्वीडन के थे। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन, अगले पैमाने की बात करें, फारेनहाइट पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक फारेनहाइट ने ही किया था। मतलब इस पैमाने का जो आविष्कार किया था फारेनहाइट ने ही किया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, फारेनहाइट रखा गया है। क्लियर है, इस पैमाने में अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच मूल अंतराल कितने भागों में बांटा गया है, 180 भागों में बांटा गया है। मतलब इनका कहना है कि जो अधो बिंदु है, अधो बिंदु इसमें कितना रहता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है, और ऊर्ध्व बिंदु कितना रहता है, ऊर्ध्व बिंदु रहता है सबसे बड़ा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 32 में से 212 को आप घटाइए, मतलब यहां से यहां तक के कितने अंतराल हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 180 अंतराल है। 212 से 32 घटाइए तो बीच में 180 अंतराल है। तो आपसे पूछेंगे फ़ारेनहाइट पैमाने में कितने अंतराल होते हैं दोनों के बीच, तो 180 बराबर भागों में बांटा गया है। क्लियर है, और इस अधो बिंदु को ही बोला जाता है हिमांक बिंदु, और हिमांक का मतलब है हिम जमना, जल अगर क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ऊर्ध्व बिंदु क्या होता है, भाप बिंदु, जल क्या भाप बनकर उड़ जाता है। तो सबसे कम वाला बिंदु अधो बिंदु 32 डिग्री, ऊर्ध्व बिंदु 212 डिग्री। आपसे पूछे कितने अंतराल में बटा हुआ है, तो 32 से लेकर 212 तक कितने अंतराल हो जाएंगे, 180। इसी टाइप से हमने जब सेल्सियस पढ़ा था तो सेल्सियस में कितने थे, 100 थे, और यहां कितने हैं, 180 है। सेल्सियस को सी से दर्शाते हैं, फ़ारेनहाइट को किससे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। क्लियर है, इसका अधो बिंदु याद रखना 32, इसका ऊर्ध्व बिंदु याद रखना 212। क्लियर है, चलो अगले पैमाने पे चलते हैं। अगले पैमाने की बात करें तो रूमर पैमाना। इस पैमाने का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक रूमर ने किया था। किसने किया था, फ्रांस के वैज्ञानिक रूमर ने किया था। इस पैमाने में अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच मूल अंतराल कितने भागों में बांटते हैं, 80 बराबर भागों में बांटते हैं। तो आपसे पूछेंगे अधो बिंदु क्या होता है, यहाँ पे अधो बिंदु मतलब वही हिमांक बिंदु। क्लियर है, हिमांक बिंदु बोलते हैं, और इसे बोला जाता है 0 डिग्री आर। यार आर मतलब क्या दर्शाता है, रूमर। तो अगर इसमें अधो बिंदु आपसे पूछेंगे तो 0 डिग्री आर। इसमें फिर आपसे पूछेंगे ऊर्ध्व बिंदु कितना होता है, सबसे बड़ा वाला जो इसको बोलते हैं हम भाप बिंदु। क्लियर है, इसको बोलते हैं भाप बिंदु, ये इसमें होता है 80 डिग्री आर। अब मुझे बताइए 0 से 80 के बीच में कितने अंतराल हो जाएंगे, टोटल 80। तो क्या बोला गया था, अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच मूल अंतराल कितने होते हैं, 80 बराबर भागों में बांटा जाता है। क्लियर है, इस पैमाने के प्रत्येक भाग को एक अंश रूमर कहते हैं, जिसे 1 डिग्री लिखते हैं। जैसे 0 से चलेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे कहां तक आएंगे, 80। तो इसके एक अंश को कैसे लिखा जाता है, 1 डिग्री आर। क्लियर है, तो आप समझ जाओगे रूमर पैमाने का आविष्कार रूमर ने किया था, ये फ्रांस के थे, और इसमें अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच 80 बराबर भाग होते हैं। ये अधो बिंदु, ये ऊर्ध्व बिंदु, और कितने भाग होते हैं, 80 भाग होते हैं। क्लियर है, चलो अगले पैमाने की बात करें, ये होता है केल्विन पैमाना। इस केल्विन पैमाने को ही क्या कहा जाता है, परम पैमाना कहा जाता है। क्लियर है, इस पैमाने का आविष्कार इंग्लैंड के, किसके, इंग्लैंड के वैज्ञानिक केल्विन ने किया था। इनके देश के नाम भी याद रखना। क्लियर है, ये इंग्लैंड के थे, वो पहले वाला, इसके पहले रूमर पैमाना फ्रांस का था, इसके पहले वाले वो जो फ़ारेनहाइट थे वो जर्मनी के थे, और सेल्सियस वाले कहाँ के थे, स्वीडन के थे। क्लियर है, चलो इसको पढ़ते केल्विन को। इस पैमाने में अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु के बीच मूल अंतराल कितने भागों में होता है, 100 भागों में होता है। तो केल्विन पैमाने में अगर आपसे पूछा जाए अधो बिंदु कितना होगा, अधो बिंदु को ही क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु। और आपसे पूछा जाएगा अधो बिंदु कितना होगा, तो आप बोलोगे 273.15 डिग्री केल्विन, 2.15 डिग्री केल्विन। अगर आपसे पूछा जाएगा ऊर्ध्व बिंदु कितना होगा, तो आप बोलोगे ऊर्ध्व बिंदु मतलब भाप बिंदु की बात हो रही है। क्लियर है, और भाप बिंदु कितना होगा, तो 373.15 डिग्री केल्विन। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका क्या, ऊर्ध्व बिंदु।
ऊर्ध्व बोलते हैं, ये अधो बिंदु, ये ऊर्ध्व बिंदु, और ये ऊर्ध्व बिंदु को क्या कहा जाता है? भाप बिंदु कहा जाता है। अब मुझे बताइए 273 से 373 के बीच कितने अंतराल आ गए? तो ये 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? ये 100 भागों में। इसलिए प्रत्येक भाग को एक केल्विन कहते हैं, जिसे 1 डिग्री कैसे दर्शाते हैं, मतलब 273 के बाद 74, 75, ऐसे कहां तक आना है? 373 तक। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे 4 पैमाने किस टाइप से होते हैं। अब इसमें इन पैमानों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक पैमाने के ताप को दूसरे पैमाने के ताप में क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है, मतलब रूपांतरित किया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे? एक पैमाने के ताप को दूसरे में, यानी कि सेल्सियस के ताप को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो, फ़ारेनहाइट को आप रूमर में भी बदल सकते हो, और रूमर से आप किस में बदल सकते हो? केल्विन में बदल सकते हो। मतलब जो चारों तापमान है वो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे कैसे बनाएंगे? तो हम सबसे पहले अगर बताएं, इसका एक फार्मूला बनता है। मुझे बताइए सबसे पहले एक पैमाने पर ताप, एक पैमाने का ताप मान लो सेल्सियस है, सी को लिया। अब मुझे बताइए उसका अधो बिंदु क्या था? अभी हम पढ़ के आए थे, सेल्सियस का अधो बिंदु कितना था? 0 था। अब मुझे बताइए इस सेल्सियस की अगर बात की जाए तो इसका ऊर्ध्व बिंदु कितना था? तो याद है ऊर्ध्व बिंदु इसका 100 था। फिर से क्या था? अधो बिंदु, तो ये बन गया 0। तो ये क्लियर हो गया किसका बन गया? सेल्सियस का ताप बन गया, अधो बिंदु 0, ऊर्ध्व बिंदु 100, अधो बिंदु 0। ये सेल्सियस का बन गया। इसी टाइप से फिर से फ़ारेनहाइट का बनाइए। फ़ारेनहाइट का बना सकते हैं आप। एक पैमाने पर ताप तो F, पैमाने का ताप F, माइनस तो माइनस। फ़ारेनहाइट का अधो बिंदु कितना होता है? तो आप बोलोगे सर फ़ारेनहाइट का अधो बिंदु होता है 32। आप वीडियो को बैकवर्ड करके वापस से देख सकते हैं, अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु। क्लियर है? 32। चलो अब मुझे बताइए ऊर्ध्व बिंदु कितना था? 212। 212 माइनस क्या था? अधो बिंदु। तो ये फार्मूला बन रहा है। क्लियर है? अब ये तो फ़ारेनहाइट हो गया। इसके बाद आप रूमर का भी बना सकते हैं। रूमर का बन जाएगा अधो बिंदु 0, अधो बिंदु ऊपर आता है, फिर ऊर्ध्व बिंदु में से अधो बिंदु नीचे माइनस होता है, और ये नीचे हो जाएगा 80 माइनस 0। क्लियर है? चलो फिर से अगर केल्विन का बनाए तो केल्विन का देखो बराबर चलेगा बीच में। केल्विन का बनाओगे तो के माइनस अधो बिंदु कितना बन जाएगा? 273 डिग्री दशमलव 15 डिग्री। क्लियर है? 15 बनेगा, और बटे में क्या बन जाएगा? ऊर्ध्व बिंदु माइनस अधो बिंदु, 373.15 माइनस 273.15। क्लियर है? ये ऊर्ध्व बिंदु था, ये क्या था? अधो बिंदु था। तो इस टाइप से इनके बीच में कनेक्शन बन जाता है। बराबर बराबर करके आप ये फार्मूले, इस टाइप से फार्मूले को बना सकते हैं। इसको और अगर सोल्व करें तो ये सी में से 0 जाएगा, तो ये सी बटे क्या बन जाएगा? 100। क्लियर है? ये क्या बन जाएगा? F माइनस 32। 212 में से अगर 32 जाएगा तो पीछे क्या बन जाएगा? 180। ये अंतराल बन रहे हैं, देखिए आप अभी हम पढ़ के आए थे, इसके बीच में अंतराल बन गए। ये क्या बन जाएगा? R में 0 जाएगा तो R, और नीचे क्या बन जाएगा? 80। देखो नीचे अंतराल आ रहे हैं ये। क्लियर है? और ये क्या बन जाएगा? K माइनस 273.15 बटे में 373.15 से 273.15 जाएगा तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। क्लियर है? तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है? कैसा फार्मूला बनेगा? C/100। कैसे बना? ये अधो बिंदु ऊर्ध्व बिंदु से माइनस करके, फिर ये फ़ारेनहाइट का F माइनस 32/180 है ना, R बटे 80, और K का क्या बन जाएगा? 273.15 बटे 100। तो जब भी आपको कन्वर्ट करने का बोले सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो आपको ये दो यूज करके चलना है। कभी आपको बोल दे फ़ारेनहाइट को रूमर में चेंज करो, तो आपको ये दो फार्मूले लेके चलना है। कभी बोल दे रूमर से आपको केल्विन में चेंज करो, तो ये दो फार्मूले लेके चलना है। किस टाइप से क्वेश्चन करेंगे अभी चलो ध्यान देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें था एक फैक्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्लियर है? अपने मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये बोला गया मानव शरीर में। तो आप बोलोगे सर अगर सेल्सियस में मापते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप फ़ारेनहाइट में मापोगे मानव शरीर का तापमान तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर आप केल्विन में मापते हो तो क्या हो जाएगा? 310 डिग्री केल्विन हो जाएगा। क्लियर है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है सेल्सियस में 37 है, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और केल्विन में कितना है? 310 है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, और फ़ारेनहाइट को अगर आप केल्विन में चेंज करोगे तो ये आंसर आना चाहिए। तो हम इनका यूज करके एक दो उदाहरण देखते हैं। चलो इसके उदाहरण पे आते हैं, कैसे तापमान एक दूसरे में रूपांतरित किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या था? 37 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है?
सेल्सियस को चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। क्लियर है, ये क्वेश्चन आया था। चलो तो ये क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, अगर आपको मैं बोलूं 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो मुझे बताइए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या था। यहां देखिए, ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट, बस इन दो को लेके चलना है, इनको नहीं लेना है, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात हो रही है। तो क्या था, सेल्सियस में क्या करेंगे, C/100 और F-32/180, इन दो को लेके चलेंगे। क्लियर है, तो चलो लगते हैं यहां पे क्या बन जाएगा, C/100 इक्वल्स टू F-32 अपॉन क्या बन जाएगा 180। क्लियर है, तो चलो इसको सोल्व करें। सेल्सियस कितना दिया है बताइए मुझे, तो सेल्सियस दिया है 37 बटे में क्या 100। एफ फ़ारेनहाइट हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो एफ को तो एफ रहने दो क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है, -32/180। क्लियर है, अब ये नीचे से नीचे की संख्या कट जाएगी आपस में, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 पंजे 10 और ये क्या हो जाएगा 2 9 18। अब इस 9 का गुणा इधर 37 में होगा। क्लियर है, इधर ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा 37 गुणित 9, यही रहेगा, बटे में क्या आ जाएगा 5 और इधर क्या बचेगा F-32। ये 9 यहां ऊपर आ चुका है। क्लियर है, अब 37 में 9 का गुणा कीजिए आप, कितना आ रहा है, तो 9 सती 63, 63 की 3 हंसी लाई, कितना बच जाएगा 6, 9 तिया 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, 333 बटे क्या 5, इधर क्या बन जाएगा F-32। क्लियर है, चलो 5 से भाग दें अपन, तो क्या हो जाएगा 5 छंग 30, 3 बच गया, 5 छंग 30, फिर 3 बच गया, फिर से क्या आ जाएगा 5 छंग 30, तो क्या आ गया आंसर 66.6 है ना, F-32। अब माइनस का 32 इधर आएगा, तो 66.6 में अगर मैं 32 जोड़ू तो ये F की वैल्यू बननी चाहिए, तो 66.6 में 32 जोड़ो, तो 6 और 2 8, 6 और 3 9, 9 98 क्या बन जाएगा 6, ये क्या बन जाएगा फ़ारेनहाइट। क्लियर है, तो देखिए आप, हमने 37 डिग्री सेल्सियस जो मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में था उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। हमने अभी यही तो बोला था 37 डिग्री सेल्सियस था तो 98.6 डिग्री क्या बन जाता है फ़ारेनहाइट। तो हमने कैसे चेंज किया, हमने ये दो फार्मूले लिए। कैसे लिए, क्योंकि ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पूछा था हमसे, तो हमने केवल सेल्सियस की जगह 37 लग दिया, एफ ज्ञात करना था, इसको सोल्व किया, ऑटोमेटिक 98.6 आंसर आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हमको 310 केल्विन को किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है, मतलब केल्विन को हमको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो हम किसका फार्मूला लेके चलेंगे, केल्विन और किसका, सेल्सियस का। तो मुझे बताइए केल्विन का और सेल्सियस का फार्मूला ये यूज करेंगे सी, और क्या यूज करेंगे के यूज करेंगे, सी बटे 100 और के माइनस 273.15 बटे क्या यूज करेंगे 100 यूज करेंगे। तो चलो क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पे। तो केल्विन, पहले सेल्सियस ले ले, तो सेल्सियस C/100 है और केल्विन में क्या बन जाएगा के माइनस 273.15। क्लियर है, बटे में क्या आ जाएगा, बटे की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 100। क्लियर है, बटे में बन जाएगा ये 100। चलो काटे इसको अपन 100 से, तो 100 ऐसे ही कट जाएगा, और केल्विन की जगह कितना रख दें हम 310, तो C बराबर क्या बन जाएगा, केल्विन की जगह लिख दीजिए आप 310। क्लियर है, 310 में से 273.15 जाएगा, तो 310 में से 273.15 को आप क्या करेंगे माइनस कर दीजिए। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा, अगर माइनस करेंगे 73, 310 में से 73 जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट पीछे की बात करें तो ये कितना बन जाएगा 37। क्लियर है, 15 को अगर अभी हम छोड़ें तो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, तो ये 0.15 कभी मानते कभी नहीं मानते, अप्रोक्सीमेट लेके चलना है। तो 273, तो 310 में से 273 जाएगा तो कितना आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको चलो माइनस देख करके देखते कितना आ रहा है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से कितना 1 गया, तो कितना हो जाएगा ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ कितना बच जाएगा 9, 9 में से 3 गया तो 6। क्लियर है, ये हंस ले जाएगा, 11 में से 7 गया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। क्लियर है, हंसी ले देंगे 10, 10 में 7 गया तो 36, 36.85, मतलब अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, समझ गए किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन फिर से करके देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए। सेल्सियस को किस में चेंज करना है मुझे बताइए, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, मतलब हमको सेल्सियस को चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। तो हम कौन सा फार्मूला लेके चलेंगे, तो बोले सर ये वाला लेके चलेंगे सेल्सियस, और किसको लेके चलेंगे फ़ारेनहाइट को लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो बोलते हैं इसमें सेल्सियस क्या लेंगे C/100 और फ़ारेनहाइट का क्या फार्मूला लेंगे F-32 अपॉन क्या 180।
अभी हम पढ़ के आए, जो हमसे पूछेगा वो लेना है। सेल्सियस कितना दिया है, 100 दिया है, तो ये 100 रख दिया सेल्सियस, बटे में ये हो जाएगा 100। फ़ारेनहाइट हमको ज्ञात करना है, तो F-32/180। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 100 से 100 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये 180 इधर ऊपर आएगा, तो 180 यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा 180 बराबर क्या बन जाएगा F-32, क्योंकि यहाँ तो 1 बचा है। अब ये माइनस का 32 इधर आएगा, तो 180 में 32 जुड़ जाएगा। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, 180 में 32 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है, आंसर आ चुका है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो अगला क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। क्या पूछा है क्वेश्चन में, फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। मतलब फ़ारेनहाइट को चेंज करना है सेल्सियस में, मतलब आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फार्मूला ले। सेल्सियस का फार्मूला क्या था, C/100। फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या था, F-32 अपॉन क्या 180। क्लियर है। फ़ारेनहाइट दिया हुआ है हमको, है ना। क्लियर है, यहाँ दिया हुआ है, तो पहले नीचे अपन काट दे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 9 18, 2 5 10। अब सेल्सियस तो हमें ज्ञात करना है, तो C/5 फ़ारेनहाइट की जगह आप क्या रख दो 80.6। क्लियर है, 80.6 माइनस कितना हो जाएगा 32 बटे क्या चल रहा था 9। चलो 80 में 0.6 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, ये तो 6, 10 में से 2 गए तो क्या हो जाएगा 8, और 7 में से 3 गए तो क्या 4, तो ये बन जाएगा C/5 48.6 बटे में क्या बन जाएंगे 9। क्लियर है। अब ये 5 जाएगा ऊपर। क्लियर है, इधर करते हैं अपन ये क्वेश्चन को, 5 जाएगा ऊपर, तो C बराबर 48.6 गुणित 5 बटे में क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। क्लियर है। चलो इसको सोल्व करते हैं हम, कितना आंसर आ रहा है। इसको दशमलव हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा, 5 से काटे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बच गए, 5 8 40। क्लियर है, 5 8 40 हो जाएगा। अब किससे काटे इसको, 6 से काटे, 6 18, 6 6 18, 6 8 48 और 6 कम 6। फिर 3 से काटे तो क्या उठ जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 7 21। तो C बराबर कितना आ गया 37 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, देखो। और आंसर था यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर था। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस टाइप से एक पैमाने से दूसरे पैमाने में चेंज कर सकते हैं। आपको बस एक फार्मूला याद रखना है, C/100 F-32/180 कैसे बनाया था, अभी हमने आपको बताया है कि अधोबिंदु ऊर्ध्व बिंदु माइनस अधोबिंदु, है ना, इस टाइप से बनाएंगे, क्लियर करेंगे और ये फार्मूला बन जाएगा। अगर आपको बोला जाए सेल्सियस को रूमर में चेंज करो तो इनका यूज करना, आपको बोले रूमर और फ़ारेनहाइट को चेंज करो तो इनका यूज करना, आपको बोले फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करो तो इनका यूज करना। क्लियर है, 2 का यूज करके चलना है हमको किसी को भी। क्लियर है। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन किस टाइप से कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली बात की जाए, हम आपके लिए लेके आए हैं प्रमुख कृषि क्रांतियां। क्लियर है, ये अभी एमपी पुलिस के पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से 100% बन रहा है, तो आपको कृषि की क्रांतियां याद होना जरूरी है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए सुनहरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, क्लियर है, तो कृषि क्रांतियां हर पेपर में बनती रहती है। जैसे इसमें पूछा सुनहरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, तो आपके द्वारा बोला जाएगा बागवानी से संबंधित है। किसके द्वारा संबंधित है, बागवानी से। आपसे पूछा जाए भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे उर्वरक से संबंधित है। क्लियर है। आपसे पूछा जाए हरी क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे खाद्यान्न से संबंधित है। मतलब किसके उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न से। आप बताइए लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो टमाटर से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है, टमाटर से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे सर तिलहन से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे गोल क्रांति आलू से संबंधित है। क्लियर है। अगर पेपर में पूछा जाए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे श्वेत क्रांति किससे, दूध से संबंधित है। आपसे पूछा जाए रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो जो रजत क्रांति होती है वो अंडे से संबंधित है। क्लियर है। श्वेत क्रांति दूध से है और रजत क्रांति किससे, अंडे से संबंधित है। पेपर में अगर आए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा उत्पादन जो समुद्र में पाया जाता है झींगा, उसके उत्पादन से संबंधित है। क्लियर है, झींगा उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। यह नीली क्रांति किससे, मत्स्य से, मछली पालन से संबंधित है या मछली पालन के उत्पादन से संबंधित है। तो एक बार फिर से आप कृषि क्रांतियों को देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। सुनहरी क्रांति बागवानी, भूरी क्रांति उर्वरक, हरी क्रांति खाद्यान्न, लाल क्रांति टमाटर, पीली क्रांति तिलहन, गोल क्रांति आलू, श्वेत क्रांति दूध, रजत क्रांति अंडा, गुलाबी क्रांति झींगा, नीली क्रांति मत्स्य। क्लियर रहेगा। तो आपको एक क्रांति
आसानी से याद हो जाएगी। आप एक दो बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। चलो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। अगला टॉपिक लेके आते हैं विटामिन का। क्लियर है? विटामिन पूछते हैं, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। क्लियर है? क्या पूछा जाएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, और एक पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। कौन कौन सा? एक तो पूछेंगे वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं, और एक पूछते हैं जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है। तो अगर हम हमारे विटामिन की बात करें तो हमारे विटामिन होते हैं ए बी सी डी ई, और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एच, और एक हो जाता है के। क्लियर है? तो ये विटामिन होते हैं ए बी सी डी ई एच के, ये विटामिन होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं। वसा मतलब अपने शरीर की भी बात की जा रही है, तो इसकी एक शानदार सी ट्रिक बनी हुई है। क्लियर है? वसा में घुलनशील विटामिन को बोलेंगे कीड़ा। कीड़ा होता है उसको बोलेंगे हम वसा में घुलनशील, कीड़ा बोल दें। अगर कीड़ा शरीर में चला गया तो वसा में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो आप बस ये ट्रिक याद लीजिए कि वसा में कौन घुलेगा, कीड़ा। अगर जल में गिर जाएगा तो कीड़ा नहीं घुलेगा। तो आपकी ट्रिक ध्यान रखना, कीड़ा ट्रिक किसकी बन रही है, वसा की। ये कीड़ा करके लिखा हुआ पर अपन इसको कीड़ा बोलेंगे। क्लियर है? तो वसा में घुलनशील विटामिन के ई डी ए, मतलब अगर आपसे पूछे विटामिन के कहां घुलनशील है तो आप बोलोगे वसा में, ट्रिक बन गई है। विटामिन ई ये भी वसा में घुलनशील है। विटामिन डी ये भी वसा में घुलनशील है। और क्या, विटामिन ए ये भी कहां, वसा में घुलनशील है। तो आपका ट्रिक बन जाएगी, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो गए, कीड़ा, के ई डी ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो क्या हो गया, कीड़ा। तो के भी हो गया, ई भी हो गया, डी भी हो गया, और क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर है? तो ये हो गए। अब बचे कौन, बी सी एच। तो अगर आपसे पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन, तो आप बोलोगे बस जो बचे वो क्या, बी सी एच। विटामिन बी जल में घुलनशील है, विटामिन बी घुलनशील है, विटामिन सी जल में घुलनशील है, और विटामिन क्या, एच, ये भी कहां घुलनशील है, जल में घुलनशील है। क्लियर रहेगा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे पूछे वसा में घुलनशील विटामिन तो आप बोलोगे कीड़ा। क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन तो आप बोलोगे बी सी एच, जो बचे वो है ना। तो बी सी एच ये जल में घुलता है, और कीड़ा काई में घुल जाता है, वसा में घुल जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो इसके बाद में हम विटामिन का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं, रासायनिक नाम, जो लोगों को आसानी से याद नहीं होते हैं। तो हम ट्रिक के द्वारा विटामिनों के रासायनिक नाम याद करेंगे। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आइए, इधर ध्यान दीजिए, इसकी हेडिंग पे ध्यान दे। विटामिन पढ़ेंगे, विटामिनों के रासायनिक नाम, और उनकी कमी से कौन कौन से क्या रोग हो जाते हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इसके एक शानदार सी ट्रिक हम आपके लिए लेके आए। क्लियर है? तो आपको रासायनिक नाम भी चुटकी से याद हो जाएंगे, और 4 ऑप्शंस में टिक लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। किस टाइप से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस ट्रिक के ऊपर। यहां से हमने चालू करे हैं, ये विटामिन के नाम लिखे हैं। तो आप देखिए, विटामिन ए, फिर आ रहा है विटामिन B1, तो ये बी की सीरीज चल रही है B12 तक, B1, B2, B3, फिर आता है B5, फिर B6, B7 को ही विटामिन H बोलते हैं, फिर B12, फिर C, D, E, और क्या आ रहा है, K। आपको सबसे पहले यह क्रम याद करना है कि कहां से शुरू हो रहे हैं, A से, फिर B1, फिर B2, फिर B3, फिर B5, फिर B6, फिर B7, फिर B12, फिर C, D, E, K। क्लियर है? अगर हमने ये क्रम याद कर लिया, क्लियर है, तो फिर आपको नीचे की ट्रिक याद करना आसान हो जाएगी। अब ट्रिक क्या बनती है सर, देखिए आपने A, B1, B2, B3, फिर B5 है, फिर B6 है, और फिर B7 है, क्रम से 4 नहीं था, और 7 के बाद डायरेक्ट क्या है, 12, B की सीरीज याद हो जाएगी, उसके बाद C, D, E, K, बस ये याद रखना है। अब ये टोटल है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और क्या 12 है टोटल। तो इसकी ट्रिक इसके जस्ट नीचे, रे था रा पेट नी पाई बा सा, यहां तक बात करें अपन, रे था रा पेट नी पाई बा सा। ठीक है, ऐसे करके याद करें। ए कैल्सी टेक फिल,
तो सर ये क्या चीज लिखी है हमने, तो ध्यान दीजिए, विटामिन ए का नाम रे से शुरू होगा और कहीं नाम रे नहीं दिख रहा है आपको, तो आप डायरेक्ट रे पे टिक लगा सकते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी वन में क्या रहा, था से था नाम और कहीं नहीं है, था से क्या बन जाएगा, थाइमीन। क्लियर है, तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थाइमीन। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। तो आपसे पूछे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बोलोगे रेटिनॉल। क्लियर है, क्या बोलेंगे, रेटिनॉल। तो ए से क्या बन गया, रेटिनॉल। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए कि इससे विटामिन ए से रेटिनॉल्स की कमी से क्या रोग होता है, तो आप बोलोगे रतौंधी। इससे क्या रोग होता है, रतौंधी। फिर आपसे पूछे विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, तो हमने लिखा था से क्या बन जाएगा, थाइमीन। क्लियर है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप बोलोगे बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। फिर आपसे पूछेंगे बी12, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बोलोगे राइबोफ्लेविन। अगर नाम याद ना हो तो रा समझ जाना, रा से जो नाम शुरू होगा वो बी2 का रहेगा। क्लियर है। राइबोफ्लेविन से क्या होता है, कमी से रोग होता है त्वचा का फटना, है ना, त्वचा का फटना, या फिर आंख रोग होता है। क्लियर है, आंखों का रोग होता है। चलो विटामिन बी3 की बात करें तो पेट लिखा है, इसका मतलब क्या, पेटोथेनिक अम्ल। तो आपसे पूछे विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बोलोगे पेटोथेनिक अम्ल। इससे क्या होता है, पैरों में जलन, इसकी कमी से क्या रोग होता है, पैरों में जलन और बाल सफेद होना। क्लियर है, बी3 की कमी से रहेगा। चलो आगे बात करें, विटामिन बी5 में नाम कहां से स्टार्ट होगा, नी से, तो क्या बन जाएगा, नियासिन। आपसे पूछे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है बी5 का, तो नियासिन। इससे क्या होता है, मासिक विकार। इसकी कमी से क्या होता है, मासिक विकार, जिसे पेलाग्रा कहते हैं। क्लियर है। चलो विटामिन बी6 का नाम क्या आ रहा है, पाई से, तो क्या बनेगा, पायरिडॉक्सिन। क्या, पायरिडॉक्सिन। इससे कौन सा रोग होता है, तो आप बोलोगे एनीमिया, और इससे होता है त्वचा रोग भी। क्लियर है, एनीमिया या त्वचा रोग। फिर क्या, विटामिन बी7 कहां से स्टार्ट हो रहा है, बा से, तो क्या बोलोगे, बायोटीन। क्या लिखा है, बायोटीन। क्लियर है। और बायोटीन में क्या होता है, बालों का गिरना। कमी से रोग क्या होता है, बालों का गिरना, या फिर चर्म रोग भी होता है इससे। क्या होता है, चर्म रोग भी इससे होता है। क्लियर है। फिर अपना था क्या, बी12, बी की सीरीज यहां खत्म होगी, तो 12 से क्या हो जाएगा, साइनोकोबालमीन, ये इसका रासायनिक नाम है। क्लियर है। और इससे क्या होगी, रक्त की कमी, रक्त क्षीणता और शरीर की धीमी वृद्धि होती है। क्या होती है, धीमी वृद्धि। क्लियर है। यहां तक अभी हमने पढ़ा, तो आपको ये पूरे नाम याद नहीं करना है, ये तो हम केवल नाम लिख रहे हैं, आपको क्या याद रखना है, रे था रा पेट नी पाई बा सा। क्लियर है, क्या ट्रिक बन रही है, रे था रा पेट नी पाई बा सा। देखिए आप कोई सा भी नाम रिपीट नहीं हो रहा है, तो बस केवल आपको ए बी1 बी2 बी3 बी5 बी6 बी7 बी12 सी डी ई के याद रखना है। तो कितनी शानदार सी ट्रिक है, देखिए आप आगे के वर्ड देखिए, रे था रा पेट नी पाई बा सा। अब पेपर में जैसे क्वेश्चन आया, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, आपको पूरा नाम याद नहीं है, तो आप रे बोल के आप आसानी से 4 ऑप्शंस पे अपना आंसर टिक लगा सकते हैं। क्लियर है। चलो आगे बात करें। अब आ रहा था विटामिन सी में क्या लिखेंगे, विटामिन सी का नाम आ जाएगा, ए से क्या आ जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या आ जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। इससे क्या होता है, स्कर्वी रोग। क्लियर है, स्कर्वी होता है जिससे, और क्या, मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी रोग और मसूड़ों का फूलना। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। आपसे पूछे विटामिन डी का, तो देखिए विटामिन डी में हमने क्या लिखा था, कैल्सी, तो क्या बन जाएगा, कैल्सी से कैल्सीफेरोल। क्लियर है, कैल्सीफेरोल। इससे क्या होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है, रिकेट्स, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। क्लियर है। चलो अगली बात करें, विटामिन ई में हमने क्या लिखा था, टेक, तो टेक से क्या हो जाएगा, टेकोफेरोल। क्या, इसका रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरोल। और इससे कौन सा रोग होता है, नपुंसकता।
क्लियर है। चलो विटामिन के का रासायनिक नाम फिल से स्टार्ट होगा, तो फिल से क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। तो आपसे पूछे विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। इससे क्या बीमारी होती है, किसकी कमी से कौन सा रोग तो रोग होता है, तो रक्त का थक्का, रक्त का जो थक्का होता है न बनना, रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्लियर है। तो आपको बस ये रासायनिक नाम जो है, रासायनिक नाम केवल कॉपी में लिखना है, लेकिन याद करने के लिए आप इस ट्रिक का यूज करें। क्या, ये वाली ट्रिक। कैसे, रे थारा पेट नी पाई बासा, एक केल्सी टेकफिल। फिर बाद में एक लड़की को वैसा बोला जा रहा है, केल्सी एक लड़की है, ऐसे सोच के याद कीजिए, एक केल्सी टेक फील, अच्छा फील करो। क्लियर है। तो फिर से बोले, रे थारा पेटनी पाई बासा, एक केल्सी टेक फील। क्लियर है, आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए पेपर में अगर आता है B12 का रासायनिक नाम, तो आप बोलोगे सर ये आएगा रे थारा पेटनी पाई बासा, सा आता है। अब सा आपको नहीं पता है कि उसका पूरा नाम क्या है, तो चार ऑप्शंस में ऑटोमेटिक आपको साइनोकोबाल्मिन लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर है। तो आपको केवल आगे के वर्ड याद करना है। आप पहले ये विटामिनों का क्रम याद कर ले, और उसके बाद केवल ये क्या कर ले, ट्रिक याद कर ले। ठीक है, क्लियर है। चलो एक बार फिर से ट्रिक हम देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे सब अक्षरों के नाम दिए हुए हैं, यहां से स्टार्ट करें। देखो विटामिन ए, रेटिनॉल, रे था रा पेट नी पाई बा सा, ए कैल्सी टेक फील। क्लियर है। ऐसे एक दो बार बोलोगे, आसानी से ये ट्रिक याद हो जाएगी। आई होप आपको ये ट्रिक आसानी से याद होगी। आप इसके नोट बना लीजिए और एक दो बार बोलिए, आसानी से ये ट्रिक याद हो जाएगी। पेपर में किसी भी विटामिन का रासायनिक नाम पूछेंगे, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं अगला टॉपिक। एक और टॉपिक इसमें कवर किया है हमने, चिकित्सा संबंधी आविष्कार। इसके लिए भी हमने शानदार सी एक ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए। इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन अभी पेपर में बन रहा है। ठीक है, चिकित्सा संबंधी किस किसने आविष्कार किए और उनके वैज्ञानिकों के नाम पढ़ेंगे हम, वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे हम। क्लियर है। तो बोले सर ये ट्रिक लिखी, सबसे पहली ट्रिक आ रही है हमारी विटामिन की। विटामिन में बोल रहे हैं विटामिन ए में, बी में, सी हो, और डी क्या है, किंग है। तो ए में मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर विटामिन ए का आविष्कार किसने किया, हम आविष्कार और वैज्ञानिक पढ़ रहे हैं, तो विटामिन ए की खोज किसने की, तो आप बोलोगे विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की। किसने की है, मैकुलन ने। तो ए में, ए से क्या बन जाएगा, विटामिन ए की खोज मैकुलन। फिर बोला बी में, तो भी ये भी क्या बन जाएगा, विटामिन बी। क्लियर है। और विटामिन बी का भी क्या बन जाएगा, मैकुलन। तो ए में, बी में, ए भी मैकुलन, बी भी मैकुलन। क्लियर है। तो ए में, बी में, अब क्या लिखा आगे, सी हो, तो विटामिन सी। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन सी की खोज किसने, या विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है, तो हो से नाम आएगा, और ये हो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका होगा होलकट। क्या हो जाएगा, होलकट। क्लियर है, होलकट बोलते हैं। और अगला बना था डी, डी किंग है। तो आपसे पूछा जाए विटामिन डी, विटामिन डी की खोज किसने की है, या विटामिन डी का आविष्कारक कौन है, तो ये हो जाएगा हॉपकिंग। क्या हो जाएगा, हॉपकिंग। विटामिन डी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हॉपकिन। तो आप कैसे बोलोगे, ए में, बी में, सी हो, डी क्या है, किंग है। ए में मैकुलन, बी में मैकुलन, सी में होलकट और डी में हॉपकिन। तो आप क्या बोलोगे, अब हमेशा आपसे पूछे विटामिन ए के आविष्कारक या खोजकर्ता के नाम कौन है, तो विटामिन ए के खोजकर्ता है मैकुलन। क्लियर रहेगा। विटामिन बी के भी मैकुलन, विटामिन सी के होलकट और विटामिन डी के हॉपकिन। तो ट्रिक क्या बोलोगे, ए में, बी में, सी हो, डी किंग है। पर इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विटामिन के ही खोजकर्ता कौन है, या विटामिन की ही आविष्कारकर्ता कौन है, किसने खोज की थी, तो आप बोलोगे विटामिन के खोजकर्ता है फुंक। कौन है, फुंक, ऐसा बोलते हैं, फंक बोलते हैं या फुंक बोलते हैं। क्लियर है। कहीं कहीं फंक लिखा है, कहीं फुंक लिखा है, तो आप बोलोगे विटामिन के आविष्कारक कौन है, तो फुंक या फंक है ना। और विटामिन ए के मैकुलन, विटामिन बी के मैकुलन, विटामिन सी के होलकट और विटामिन डी के हॉपकिन। और विटामिन की बात करें केवल विटामिन की, तो फुंक बोलते हैं ना। क्लियर है। तो चलो ट्रिक क्या बन गई, विटामिन ए में, बी में, सी हो, डी किंग है। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगली ट्रिक शानदार सी बनी हुई है। आपसे पूछेंगे
पुरानी पिक्चरों में आपने सुना होगा रॉबर्ट नाम। क्लियर है? तो बोला जा रहा है टीबी है रॉबर्ट। क्या बोल रहे हैं हम? टीबी है रॉबर्ट। इससे क्या होगा सर? तो टीबी से बन जाएगा टीबी के कीटाणु, टीबी के कीटाणु तथा चिकित्सा का आविष्कारक कौन है? टीबी के कीटाणु तथा चिकित्सा का आविष्कार, तथा हे से क्या? हेजा। क्लियर है? इन दोनों के, हेजा और टीबी के कीटाणु और चिकित्सा के आविष्कारक कौन है? टीबी और हेजा के। रा से बन जाएगा रॉबर्ट कोच। क्लियर है? ये इसके आविष्कारक है। क्लियर है? तो पेपर में अगर पूछा रॉबर्ट कोच है ये। क्लियर है? तो आपसे पूछे टीबी और हेजा के आविष्कारक, इनके कीटाणु और इनकी चिकित्सा के आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट है। क्लियर है? तो आप क्या बोलोगे? टीबी है रॉबर्ट। बस इतना याद रखना है। क्लियर है? रॉबर्ट कोच इनके आविष्कारक हैं। चलो अगला देखते हैं। पेले पोलियोजा। पेले एक फुटबॉलर है, बहुत तेज खेलता था, कभी उसको पोलियो नहीं हुआ है, तो अपन बोलेंगे पेले पोलियोजा। बस इतना याद रखना है। क्या याद करना है? पेले पोलियोजा। तो बोले सर इससे क्या है? इस ट्रिक में ध्यान दीजिए, ये भी बहुत शानदार सी ट्रिक है। पे से आता है पेनिसिलिन। क्लियर है? पेनिसिलिन। और आपसे पूछेंगे पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? तो ए से आ जाएगा क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या बन जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर रहेगा? तो पेले, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पोलियोजा, तो पोलियो का टीका ऐसा बोलते हैं। पोलियो का टीका का जो टीका होता है पोलियो का, उसका आविष्कारक कौन है ना? ये पोलियो का टीका का आविष्कारक कौन है? तो हम बोलेंगे जा से जॉन्स ई साल्क। क्या नाम है पूरा? जॉन्स ई साल्क। तो हम क्या बोलेंगे? जा। क्लियर है? तो पेपर में अगर आता है पोलियो के टीके का आविष्कारक, तो आप बोलोगे जा। जा से क्या? जॉन्स ई साल्क। क्लियर है? तो कितनी शानदार सी ट्रिक है। एक बार फिर से इस पेज की ट्रिक देखते हैं हम। विटामिन ए में, बी में, सी हो, डी किंग है। तो विटामिन का आविष्कारक फंक या फंक बोलेंगे। ए में मैकुलन, बी में मैकुलन, सी में होलकट, डी में किंग है। टीबी है रॉबर्ट। टीबी और हेजा के कौन है? रॉबर्ट कोच। पेले पोलियोजा, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पोलियोजा, पोलियो का टीका, जॉन्स ई साल्क, इसके ये आविष्कारक है। एक आविष्कार और एक वैज्ञानिक की बात की जा रही है। आई होप आपको ये ट्रिकें समझ में आ रही होगी। चलो अगली ट्रिकें देखें। अगली ट्रिक थी मरो डीजे सुनकर। लिखा है सबसे ऊपर की बात कीजिए, ये देखिए यहां लिखा है मरो डीजे। तो आप पूरा बोलो मरो डीजे सुनकर। अगर कोई डीजे फुल आवाज में सुनता है तो मरेगा। क्लियर है? तो मरो डीजे सुनकर। तो आप क्या बोलोगे? म से, ये मरो की बात करें तो म से मलेरिया। अब मलेरिया के टीके का आविष्कार किसने किया था? अगर ऐसा पूछा जाए मलेरिया की चिकित्सा की आविष्कार किसने किया था? तो रो से आ जाएगा रोनाल्ड रास। क्लियर है? ये टीके लगेंगे, मलेरिया की टीके या मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? रो से क्या? रोनाल्ड रास। तो पेपर में पूछते हैं मलेरिया के टीके का आविष्कारक रोनाल्ड रास। अगला बोला डीजे सुनकर। तो डी से क्या बनता है? डीएनए। ठीक है? तो डीएनए के आविष्कारक कौन थे ऐसा बोला जाए तो जेम्स वाटसन। कौन? जेम्स वाटसन। तथा क्रिक, क्रिक का भी नाम आता है तो आप पूरा नाम लिख लें। जे से क्या? जेम्स वाटसन तथा क्रिक। क्लियर है? तो आपसे ट्रिक क्या बनेगी मुझे बताओ। मरो डीजे सुनकर। मरो डीजे। मलेरिया रोनाल्ड रास, डीएनए जेम्स वाटसन। कितना सरल है? मलेरिया रोनाल्ड रास, डीएनए जेम्स वाटसन तथा क्रिक। चलो क्लियर है? ये भी आपको याद रहेगा। अगला देखते हैं। डाई इंसुबेटिंग बोलते हैं। इंसु को बोल रहे हैं बेटिंग करो, और क्रिकेट में डाई भी लगाई जाती है, फील्डिंग को बोलते हैं डाई। तो डाई इंसुबेटिंग, बस ये याद रखना है। डाई इंसुबेटिंग। तो डाई से आ जाएगा डायबिटीज, डायबिटीज का चिकित्सा, और इंसुलिन। इंसुलिन आपने सुना होगा, डायबिटीज लोगों को जो लगता है। डायबिटीज और इंसुलिन के चिकित्सा का आविष्कारक किसने किया है? नाम ही इनका है बेटिंग। तो ये है आविष्कारकर्ता, और ये इनके ऊपर चिकित्सा में इन्होंने आविष्कार किया है। तो आपसे पूछे डायबिटीज के टीके का आविष्कार या इंसुलिन के टीके का आविष्कार किसने किया है? तो आप बोलोगे बेटिंग ने किया है। इनका नाम ही बेटिंग है। क्लियर है? तो डायबिटीज और इंसुलिन के आविष्कार बेटिंग है। क्लियर है? चलो अगली बात करते हैं।
चेचक का एड, हम कोई सी मूवी, ये शानदार सी ट्रिक है, हम कोई सी मूवी देखते हैं उसमें पता है चेचक का, कैंसर का एड आता रहता है मूवी के पहले, तो हम ये ट्रिक याद रखेंगे, चेचक का एड। तो चेचक का एड मतलब सर चेचक का टीके का आविष्कार, क्या लिखा है, चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया था, चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया था, तो ये एड से क्या नाम आ जाएगा, एडवर्ड जेनर। आपको पूरे नाम याद नहीं करना है, बस ट्रिक याद रखो, चेचक का एड, एड आपको 4 ऑप्शंस में वहां मिल जाएगा, ऑटोमेटिक आप कंपटीशन एग्जाम में एड नाम सुन के टिक लगा लेंगे, क्लियर है। तो चेचक का एड। चलो लास्ट एक और ट्रिक देखते हैं, जे हर टेराफी, जे हर टेराफी, बस ये ट्रिक बोला है, जय हर टेराफी, है ना। तो जे से बनता है जेनेटिक कोड, क्या, जेनेटिक कोड का आविष्कारक कौन है, ये पूरे एक लाइन है, तो जेनेटिक कोड, क्लियर है, डीएनए बोल रहे हैं, जेनेटिक कोड का आविष्कारक कौन है, तो आप बोलोगे हरगोविंद खुराना, नोबेल पुरस्कार विजेता, क्लियर है, हरगोविंद खुराना। तो पेपर में आता है जेनेटिक कोड, तो आप बोलोगे हरगोविंद खुराना, क्लियर है। फिर आएगा क्या, टेरा, टेरा से क्या आ जाएगा, टेरामाइसिन, क्या आएगा टेरा से, टेरामाइसिन, और फी से क्या आएगा, फिनले, क्लियर है, क्या जाएगा, फिनले। तो आपसे पूछे टेरामाइसिन की चिकित्सा के आविष्कारक कौन है, तो फिनले, जेनेटिक कोड के कौन है, तो हरगोविंद खुराना, क्लियर है। तो आपको समझ में आया, हमने अभी पढ़ी है चिकित्सा संबंधी आविष्कार। तो देखो चिकित्सा संबंधी आविष्कार को एक बार फिर से अगर हम रिवीजन करें तो क्या था, ट्रिक बोलिए आप केवल, विटामिन ए में, बी में, सी हो और डी क्या है, किंग है, टीबी है रॉबर्ट, पेले पोलियो जा, बस इतना याद रखना, पेले पोलियो जा, मरो डीजे सुनकर, क्लियर है, डाई इंसुबेटिंग, चेचक का एड, और क्या था, जे हर टेराफी, बस इतना याद करना है, आपको सभी चिकित्सा के आविष्कारक आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे पेपर में चेचक का, तो चेचक का एडवर्ड, क्लियर है, मरो डीजे सुनकर, तो मलेरिया का क्या, रोनाल्ड रास, डीजे से क्या, तो डीएनए का क्या, जेम्स वाटसन, क्लियर रहेगा जी, मलेरिया का रोनाल्ड रास और डीएनए का क्या, जेम्स वाटसन, क्लियर है। डायबिटीज, इंसुलिन का क्या, बेटिंग, क्लियर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।